चलिए बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में कोलिजन्स फिनिश किया है। अब हमारा नया टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। आज हम सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मासेस के लिए, पोर्शन ऑफ बॉडी रिमूव्ड, टू पार्टिकल सिस्टम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें स्प्रिंग और ब्लॉक भी होगा और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अगले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूले नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है। तो देखिए, अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट मासेस के केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ mi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, और y बार होता है समेशन ऑफ mi(yi) डिवाइडेड बाय समेशन mi, राइट। तो x बार है समेशन mi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन mi, और y बार है समेशन mi(yi) अपॉन समेशन mi। x बार कॉमा y बार क्या होता है, जो इन सारे सिस्टम ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला गया एक मास m, बहुत सारे मासेस, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, ऐसे n मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। आप बता दीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सिनारियो बहुत सिंपल है, वो ये है, यहाँ x बार, y बार तो होगा नहीं क्योंकि y कोऑर्डिनेट है ही नहीं। ठीक है, तो x बार होगा मास इंटू x कोऑर्डिनेट, मास इंटू x कोऑर्डिनेट, मास इंटू x कोऑर्डिनेट, अप टू मास इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m n टाइम्स तक बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन खेलते हैं, और ऊपर भी m कॉमन आ गया, और ये आ गया 1 + 2 + 3 अप टू n तक। ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और ये है n मासेस। देखिए m से m उड़ा देते हैं, याद रखिए जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 10th क्लास की AP का फॉर्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। n नंबर्स का सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए आप n से n कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका 1 + n अपॉन 2 इन पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे मासेस x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ही रखे हुए हैं। चलिए बच्चों, राइट। अब अगला सवाल देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है, इस टाइप का NCERT सवाल है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल मान के चलिए। अब बताइए कि कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में। तो ऐसे केस में क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। एक कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम से दूरी निकालनी है, तो कार्बन एटम को ये ओरिजिन मान लीजिए। मास होता है 12, ठीक है, 12 AMU, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसका मास M2 मान लीजिए, इसका मास 16। कार्बन के कोऑर्डिनेट्स को 0 0 मान लिया, और ये दे दीजिए यहाँ पर इसमें कंसीडर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम कार्बन एटम। कुछ गिवन भी है, ये भी गिवन है। देखिए बॉन्ड लेंथ इज, पूरा क्वेश्चन नहीं था, मैं पूरा कर देता हूँ। इफ बॉन्ड लेंथ इज 1.2 एंगस्ट्रॉम, अगर बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम है तो आपको सेंटर ऑफ मास की दूरी कार्बन एटम से कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम है, तो जो ये ऑक्सीजन एटम है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1.2 एंगस्ट्रॉम, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो मासेज हैं, कार्बन जो कि 0 0 पे रखा है। कार्बन को ही क्यों ओरिजिन पे लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की दूरी कार्बन से पूछी है, तो सीधे सीधे दूरी आ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, और यहाँ पे, और x बार का फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ कार्बन इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, डिवाइडेड बाय टोटल मास 12 + 16। राइट बच्चों, तो ये सिंपल x कोऑर्डिनेट आ गया, आपको आ गया कि सेंटर ऑफ मास कार्बन एटम से कितनी दूरी पे है, वेरी इजी। ठीक है, चलिए
Consider two particle system M1 and M2. If M1 is moved d distance closer to COM, by what distance M2 should be moved closer to COM so that center of mass remains at the same location. देखिए ये AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उसके 2006 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल और पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार हम। तो देखिए इसको एक प्रॉपर मेथड से करके दिखाता हूं मैं आपको, फिर एक छोटा तरीका भी सिखाऊंगा। मान लीजिए एक मास यहां पर M1 है और यहां पर मास मान लीजिए M2 है। ठीक है, इसकी दूरी आप x1 मान लीजिए यहां पर ओरिजिन से, और इसकी दूरी आप x2 मान लीजिए। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए। ठीक है, क्रॉस का मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है। सवाल ये उठता है, अब क्वेश्चन बोला गया है कि अगर M1 को d डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के करीब ले आए हम, तो M2 को कितना करीब लाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के, जिससे कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे, कहीं भी मूव ना करे बच्चों। ठीक है, तो देखिए तो सिनेरियो फाइनल क्या होगा, M1 कहीं यहां आ जाएगा और ओरिजिन से उसकी दूरी x1 माइनस डी हो जाएगी, और M2 यहां से उठ के कहीं और आ जाएगा यहां पर, और अब मान लीजिए इसको हम कैपिटल D डिस्टेंस पास में लाए हैं और M1 को हम स्मॉल d डिस्टेंस पास में लाए हैं। तो x1 में से d माइनस किया तो ये दूरी x1 माइनस डी रह गई, और इसको कैपिटल D पास में लाए हैं अगर आप, तो अब ये दूरी आपकी x2 माइनस डी रह गई है। ओके राइट। तो याद रखिए जब भी बच्चों दो पार्टिकल्स होते हैं ना सेंटर ऑफ मास के इधर इस बाजू और उस बाजू में ऑपोजिट साइड पे, तो मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट, याद रखिए इसका मास इनटू इसका सेंटर ऑफ मास से दूरी बराबर होती है उसका मास इनटू उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी के। ठीक है, याद रखिए हमेशा, आप निकालना चाहें तो आप निकाल लीजिए कि भाई ओरिजिन सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट माइनस x1 है, प्लस मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, डिनोमिनेटर गया तेल लेने, m1 प्लस m2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो m1 x1 टेक्निकली m2 x2 आएगी। तो कभी भी टू पार्टिकल सिस्टम है और सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली उनके बीच में लाया करेगा, बीच में मतलब मिड पॉइंट पे नहीं, बीच में मतलब लाइन ज्वाइनिंग देम के ऊपर कहीं भी, है ना। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, तो मास इंटू सेंटर ऑफ मास से एक पार्टिकल की दूरी इज इक्वल टू दूसरे पार्टिकल का मास इंटू उस पार्टिकल की दूरी सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो यहां भी वही करिए आप, मास इंटू x1 माइनस डी इज इक्वल टू मास इंटू x2 माइनस डी। ठीक है, अब देखिए मुद्दा ये है कि यहां पर ना m1 x1 और m2 x2 बराबर ही हैं टेक्निकली, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस m1 डी बच्चों माइनस m2 डी के बराबर आता है, तो यहाँ से कैपिटल D आता है m1 बाई m2 टाइम्स स्मॉल d। इतने डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ मास को मूव कराना पड़ेगा, सॉरी m2 को मूव कराना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के क्लोजर, अगर आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो ये आपका एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल सेंटर ऑफ मास का नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट बच्चों, प्लीज लिखिए। अगला सवाल आता है, देखिए अगले टाइप का सवाल सेंटर ऑफ मास पे, आप सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम एक बॉडी का पोर्शन रिमूव कर लें। तो देखिए ये बात मैटर करती है कि बॉडी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो पहली बात, एक यूनिफॉर्म डिस्क हुआ करती थी, अदरवाइज कंटिन्यूअस डिस्क थी, जिसकी रेडियस ना बच्चों कैपिटल R थी, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 थे। उसे एक छोटी डिस्क रिमूव कर दी गई जिसका सेंटर ना r/2, 0 है और जिसकी रेडियस r/2 है। अब आपसे कह रहे हैं जो रिमेनिंग पोर्शन, शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसका सेंटर ऑफ मास कितना होने वाला है। देखिए अगर ये यूनिफॉर्म मटेरियल है ना, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी बॉडी का पोर्शन रिमूव करते हैं ना, तो फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का ये होता है,
हम बीच में माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, बीच में माइनस साइन लगा देते हैं। y बार के लिए भी यही फॉर्मूला। अब m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। ये m2 ना रिमूव्ड पोर्शन का मास होता है, और x1 y1 पूरे बड़ा पोर्शन मान लेते हैं कि पूरी डिस्क हुआ करती थी एक ज़माने में, और उसका मास m1 था, और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 थे, और उसमें से हमने कुछ पोर्शन रिमूव किया है। उस रिमूव्ड पोर्शन का मास m2 है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। तो फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला आएगा। तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि बड़ी डिस्क का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो उसका मास आप m मान लीजिए, उसका मास हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो छोटी डिस्क जो है उसका एरिया होगा पाई r बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया 1/4 होने पे इसका मास भी 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर ये स्फेयर होता ना, स्फेयर में से स्फेयर रिमूव होता, तो फिर हम वॉल्यूम रिलेट करते, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता वॉल्यूम के, ठीक है। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जाहिर सी बात है एक यूनिफॉर्म थिकनेस की डिस्क ले रहे हैं आप, शीट खरीद के ला रहे हैं, तो जितनी बड़ी, जितनी ज्यादा एरिया की शीट लाएंगे वो उतनी भारी ही तो होगी, है ना। तो छोटी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, उसका मास m बाय 4। पूरी बड़ी डिस्क जब थी एक जमाने में तो उसका मास m और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बिग डिस्क, एक है बिग डिस्क, एक है स्मॉल डिस्क। हाँ ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूं। बड़ी डिस्क के मास को m मान लिया, छोटी डिस्क के मास को 1/4 मान लिया, क्योंकि छोटी डिस्क का मास एरिया 1/4 है तो मास भी 1/4 है। चलिए, बड़ी डिस्क के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, तो पूरी जब बड़ी डिस्क इनफैक्ट पूरी थी तब उसका सेंटर था 0, 0 पे, और जब रिमूव्ड पोर्शन जो है उसका सेंटर है r बाई 2, 0। देखिए, क्योंकि दोनों केसेस में y कोऑर्डिनेट 0 है सेंटर ऑफ मास का, तो हम सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट को तो y कर देते हैं। अब बस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ दी सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालते हैं। तो बड़ी डिस्क का मास, बड़ी डिस्क के सेंटर ऑफ मास, मास इंटू x कोऑर्डिनेट, मास इंटू x कोऑर्डिनेट। रिमूव पोर्शन का मास, रिमूव पोर्शन के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय m माइनस m बाय 4। यहाँ से x बार आएगा माइनस r बाय 6। तो जो ये शेडेड पोर्शन बचता है ना बाद में, उसका सेंटर ऑफ मास माइनस r बाय 6, 0 पे पहुंच जाता है। राइट बच्चों। चलिए, याद रखिए बच्चों, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कुलर आर्क हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गई, हेमिस्फेरिकल शेल, कोन, तो उनका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ। ऑल्दो आप याद भी कर सकते हैं फॉर्मूला, बट मैं आपको एक ज़बरदस्त, इसका एक ज़बरदस्त शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। ये एक ज़बरदस्त शॉर्टकट है। अगर आपको मान लीजिए एक सर्कुलर आर्क दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये सिर्फ एक वायर है विच इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। ये वायर है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ये प्लेट है, राइट। तो अब समझिए, इसका मैं आपको एक सुपर शॉर्टकट सिखा रहा हूं। सिमेट्री से हमें पता लगता है कि इस वायर का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और मान लेते हैं कि ओरिजिन से वाई बार दूरी पे होगा। वेरी श्योर अबाउट इट। अब सुनिए, अब हमने क्या किया, अब हमने मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया, बहुत तेजी से घुमाया। देखिए, मैं आपको एक वाई बार निकालने का जबरदस्त शॉर्टकट बता रहा हूं, जबरदस्त शॉर्टकट। मान लीजिए अगर हमने इसे घुमाया, आप मेरा शॉर्टकट याद रखिए, इस वायर को मैंने अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया तो क्या जनरेट होगा, जनरेट होगा हॉलो स्फेयर। तो शॉर्टकट होता है, जो भी वायर को घुमाने से चीज जनरेट होती है उसका एरिया लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वायर जो आपने घुमाया है उसकी लेंथ कितनी है, पाई आर, इनटू जब ये घूमेगा ना तो ये जो वाई बार है पॉइंट, ये एक सर्कल में घूमेगा, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। तो जब भी आपको जैसे सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप उस सर्कुलर आर्क को एक्स एक्सिस के बहुत तेजी से घुमाइए, दन 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 दन, तो ये हॉलो स्फेयर जनरेट करेगा। सो एरिया ऑफ द हॉलो स्फेयर, फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, एरिया ऑफ द हॉलो स्फेयर
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर इंटू 2 पाई वाई बार इज दी सेंटर ऑफ मास कितना घूम गया, कितना पाथ कवर करता है। तो यहाँ से अगर आप वाई बार निकालेंगे ना तो ये आएगा 2r बाय पाई। तो याद रखिए कि अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 2r बाय पाई। आप अगर इस वायर को घुमाएंगे तो वायर को घुमाने से एक हॉलोस्फेयर जनरेट होगा। एरिया ऑफ द हॉलोस्फेयर इज इक्वल टू जिस वायर को घुमाया है उसकी लेंथ इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय COM जो कि 2 पाई वाई बार है। यहाँ से शॉर्टकट आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, मान लीजिए इसको भी ऐसे घुमाते हैं, ये क्वार्टर सर्कल है तो इसको अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो होता क्या है, एक हेमिस्फेयर जनरेट होगा, हॉलो हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, लेंथ ऑफ वायर इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और उसका ना एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा बच्चों, राइट। तो फिलहाल मैंने वाई कोऑर्डिनेट देखा, ऐसे घुमाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो बताइए जो हेमिस्फेयर जनरेट होगा, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इस वायर को घुमाते हैं तो ये बहुत तेजी से घुमाने पे एक हेमिस्फेयर जनरेट करेगा। ऐसे खटखट घुमाते हैं तो ये एक हेमिस्फेयर जनरेट करेगा। तो हेमिस्फेयर का एरिया इज इक्वल टू जो वायर घुमाया है उसकी लेंथ। आप देख रहे हैं क्या सुपर शॉर्टकट बनाया है बच्चों आप लोगों के लिए, 2 पाई वाई बार। यहाँ से वाई बार आएगा 2r बाय पाई। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे जनरेट करेगा हेमिस्फेयर, तो x बार भी अल्टीमेटली 2r बाय पाई ही आएगा, x बार भी अल्टीमेटली 2r बाय पाई ही आएगा। तो यहाँ पर क्वार्टर सर्कल के केस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2r बाय पाई, 2r बाय पाई, राइट बच्चों। तो याद रखिएगा अगर सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा है तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 2r बाय पाई, क्वार्टर सर्कल है तो 2r बाय पाई, 2r बाय पाई रट भी सकते हैं, बट मैंने आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताया है फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। चलिए, अब अगर सवाल ये उठता है, आपके मन में अब तक ये सवाल आ चुका होगा, सर वायर तक तो ठीक है, अगर प्लेट घुमा दी तो क्या होगा? अगर प्लेट घुमाएंगे, सर्कुलर प्लेट हो, डिस्क हो, तो क्या होगा वायर की जगह? तो उसका भी आंसर है हमारे पास। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो और हमें उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए हमारे शॉर्टकट से, तो हमारा शॉर्टकट देखिए हमारा क्या है, हमारा ठीक है, तो हमारा शॉर्टकट क्या है, आप इस डिस्क को ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से घुमाइए तो ये हॉलो स्फेयर नहीं, एक सॉलिड स्फेयर जनरेट करने वाला है। और सॉलिड स्फेयर की वॉल्यूम लीजिए, उधर की साइड लेंथ ऑफ द पहले क्या था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू 2 पाई वाई बार। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको घुमाते हैं सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 पाई वाई बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 पाई वाई बार। देखिए अगर एक वायर था, वायर को अगर आप घुमाते हैं तो हॉलो स्फेयर जनरेट होता है, लेकिन अगर आप प्लेट को घुमाते हैं तो सॉलिड स्फेयर जनरेट होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर के केस में यहाँ पर एरिया लिया था लेंथ इंटू 2 पाई वाई बार, अब एरिया बन जाएगा वॉल्यूम, लेंथ बन जाएगा एरिया, 2 पाई वाई बार वैसा ही रहेगा। अगर आप इस प्लेट को घुमाएं तो सॉलिड स्फेयर जो बनता है उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लेट का एरिया इंटू 2 पाई वाई बार बच्चों। तो यहाँ से वाई बार सॉल्व करके आने वाला है 4r/3 पाई, यानी अगर आप सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की बात करें मेरे से तो वो 0,4r/3 पाई होता है। आपने बचपन में इसको बेरहमी से इंटीग्रेशन करके सीखा होगा और अल्टीमेटली इंटीग्रेशन याद नहीं रहा या कर नहीं पाए तो फॉर्मूला याद कर लिया होगा। अभी बिना इंटीग्रेशन के सीखिए। अब अगर यहाँ पर ना सिनेरियो ये हो जाए कि प्लेट आपकी क्वार्टर सर्कल हो तो सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई, 4r/3 पाई हो जाएगा, जैसे कि हमने क्वार्टर आर्क के केस में देखा था बालकों, राइट। चलिए अब हम देखने वाले हैं शेल और कोन के सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले। हाउएवर हम इंटीग्रेशन पार्ट को बिल्कुल अवॉइड करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल है, हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल, तो उसका सेंटर ऑफ मास 0,r/2 पे होता है। हॉलो कोन बेस से h/3 की हाइट पे सेंटर ऑफ मास वर्टिकल सिमेट्री एक्सिस पे, सॉलिड कोन बेस से h/4 की हाइट पे, और अगर सॉलिड हेमिस्फेयर है
सो 0 बेस से 3r बाय हाइट पे 3r/8 की हाइट पे, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। क्विकली नोट कर लेंगे बच्चों कि कल को ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना आ जाए कि बता दीजिए चलिए हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास आपको क्या लगता है कहाँ होगा, राइट। चलिए अब हम करने वाले हैं बच्चों एक केस कि एक रॉड है जिसकी मास डेंसिटी ही यूनिफॉर्म नहीं है और वो जैसे जैसे x के साथ साथ जो है जो रॉड है वो उसकी मास डेंसिटी चेंज हो रही है, रॉड का वजन बढ़ रहा है, मास पर यूनिट लेंथ यानी रॉड के 1 सेंटीमीटर पार्ट का जो वजन होता है वो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ोतरी हो रही है उसमें, ठीक है। चलिए तो हमें ऐसे केस में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे केस में सिर्फ इंटीग्रेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, वेरिएबल मास डेंसिटी में कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था x बार का, y बार है नहीं क्योंकि x एक्सिस पे रखा है रॉड, सो x एक्सिस पे समेशन ऑफ mi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन mi। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए होता है, पॉइंट मासेस बिखरे हुए रखे हुए हो, लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म रॉड नॉन यूनिफॉर्म मास का रॉड है तो उस मानेंगे कि करोड़ों पार्टिकल से बना हुआ है वो, तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन का काम लेते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, जो समेशन साइन है ना बस वो इंटेग्रल से बदल जाता है और x इंटू डी एम अपॉन इंटेग्रल डी एम। अब यहाँ पर जरा लिख डालते हैं कि डी एम क्या है। डीएम तो आपको पता लग रहा है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, जो आपने एज्यूम किया है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है ना। चलिए और x है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। x है यहां पर x कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो देखिए अब यहां से आप x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए और एलिमेंट की थिकनेस आप dx ले लीजिए और एलिमेंट का ना बिल्कुल सेंटर जो है मान लीजिए कि ओरिजिन से एक्सिस्टेंस की दूरी पे है। इससे क्या होगा, इससे जो छोटा सा एलिमेंट है ना उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x आ जाएगा, जो x हमने यहां मार्क किया है। तो देखिए अब लैम्डा है पर यूनिट लेंथ का कितना मास है, यानी 1 सेंटीमीटर रॉड का कितना मास है तो वो है, या 1 मीटर रॉड का कितना मास है वो है 2 + x। अगर आपको 2 सेंटीमीटर के लिए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 सेंटीमीटर के लिए निकालना है तो 3 लैम्डा, 4 सेंटीमीटर के लिए 4 लैम्डा, dx लेंथ के लिए dx लैम्डा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने एज्यूम किया है उसका मास होगा लैम्डा टाइम्स dx। अब लैम्डा क्या है जी, लैम्डा है 2 + x इंटू dx। अब आप x बार के फॉर्मूले पे आ जाइए और लपेट देते हैं फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू इंटेग्रल, x तो आपको लिखना ही लिखना है, x क्या है, x है जो आपने एलिमेंट एज्यूम किया है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो कि x ही है इस डायग्राम के हिसाब से, इनटू dm है 2 + x dx परफेक्ट, डिवाइडेड बाय dm है 2 + x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखिए, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स x = 0 से लेकर के x = l तक हैं, चाहे आप l को 1 मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो 0 से लेकर के 1 मीटर तक इंटीग्रेट कर दीजिए, या 0 से लेकर के जहां तक भी इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर को अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का काम आपके हिस्से का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हम कुछ सवाल करने वाले हैं सिंपल से। आज बच्चों इस वाले लेक्चर में हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के। हम अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के स्प्रिंग्स के क्वेश्चन करेंगे। सेंटर ऑफ मास और स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब दो मासेस हैं, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों पे फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ जबरदस्त सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज ये वाले लेक्चर में देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक बार आपको मैं समझा देता हूं क्विकली। मोशन ऑफ COM, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए आप मोशन ऑफ COM का देखिए मुद्दा क्या है, बहुत सिंपल है।
मान लीजिए कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। अब यहां पर क्या है, हमने कुछ मासेस लिए हैं m1 m2, ठीक है, दो ही बना लेते हैं। चलिए, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 और r2, ठीक है। अब आपको पता है ना कि इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं लाइन ज्वाइनिंग दी टू मासेस के बीच में होगा। किसके करीब होगा? जो भारी होगा उसके करीब होगा, जो हल्का होगा उससे दूर होगा, ठीक है। तो यहां कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। अब मान लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल किसी वेलोसिटी से भागने लगे, ये v1 वेलोसिटी से भागने लगे और ये कहीं v2 वेलोसिटी से भागने लगे, ठीक है। अब कुछ देर के बाद मान लीजिए पार्टिकल्स यहां आ जाएं, यहां कहीं पर मान लीजिए, तो अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। चलिए मान लीजिए पहले दोनों के बिल्कुल बीच में था, मान लीजिए दोनों के मासेस बराबर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो बराबर मासेस के केस में सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। अब अगर ये कहीं भाग जाए और ये कहीं भाग जाए तो सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं भाग जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इनके बीच में रहना चाहिए। तो टेक्निकली हम इसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप ये देखना चाहें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किसी इंस्टेंट पे कहां है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। परफेक्ट है। अगर अब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलने वाली है, और ये आ जाएगी m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलता है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बेसिक बातें हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की क्विकली मोशन ऑफ COM पे कहानी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए अब मुद्दा ये है कि एक पुली है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ पुली है ना, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, आइडियल पुली, और एक मास है 2m और एक मास है m। आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ भाग गया। तो चलिए पहले तो लॉज ऑफ मोशन याद करिए। मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन वन शॉट में ये वाले जबरदस्त क्वेश्चन कराए हैं। लॉज ऑफ मोशन वन शॉट एंड फ्रिक्शन वन शॉट में मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप उन्हें प्लीज बच्चों देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो देखिए 2mg ज़्यादा है और mg कम है, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर भागेगा और ये वाला ब्लॉक नीचे भागेगा सेम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है पुलिंग फोर्स नेट कितना है, 2mg नीचे खींच रहा है, mg रोक रहा है, तो नेट फोर्स है 2mg माइनस mg जो कि mg है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि 3m है। यहाँ से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारा g/3 आ गया है। चलिए मासेस का हिसाब कर लेते हैं। एक मास है 2m, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, g/3 से जा रहा है, बट नीचे को जा रहा है इसलिए माइनस g/3 j कैप। ये a1 एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल का नाम रखते हैं m1 मास। जो मास m2 है वो मास m है और वो ऊपर को भाग रहा है g/3 के एक्सेलरेशन से, तो g/3 j कैप, इसके एक्सेलरेशन को a2 बोल देते हैं। अरे अभी तो सिखाया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो पुट कर लीजिए बच्चों, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैं क्या ही निकालूंगा, आप खुद निकाल लीजिएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, so 2m इंटू माइनस g/3 j कैप प्लस m इंटू g/3 अगेन j कैप डिवाइडेड बाय 2m प्लस m जो कि 3m आएगा बच्चों। यहाँ से m की काटापीटी कर दीजिएगा, आंसर तो आ ही चुका है। ये 2mg/3 में से mg/3 माइनस हुआ mg/3, तो ये माइनस g/9 j कैप आंसर है। क्योंकि भारी वजन नीचे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे ही जा रहा होगा, राइट बच्चों। चलिए देखिए, अब ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ COM। तो हमारा कॉन्सेप्ट है
शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ COM पे, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ COM। तो देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ COM का। देखिए अगर सिस्टम, मान लीजिए जैसे यहां पर क्वेश्चन ये है कि एक प्लैंक है, एक प्लैंक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लैंक है और वो फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, पर्सन का मास कैपिटल M है और वो प्लैंक पे चलता है, तो ऑब्वियसली प्लैंक भी पीछे खिसकेगा। तो वही तो पूछा है कि प्लैंक कितना पीछे खिसकेगा, ठीक है। तो सुनिए, आप एक बात याद रखिएगा, अब मैं आपको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं। जब भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं, कौन से एक्सटर्नल फोर्स, अरे पर्सन के शूज और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, वो पर्सन को आगे लेके जा रहा है, प्लैंक को पीछे ढकेल रहा है। लेकिन क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है इसलिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो याद रखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था, जहां पर था, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पर रहेगा। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे एक्ट नहीं करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अनअफेक्टेड रहता है। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास पहले भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो अभी भी वो उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो, ठीक है। तो देखिए, ऐसे केस में जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है और सिस्टम पहले रेस्ट पे होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला, हम एक शॉर्टकट लगाते हैं, मास इनटू शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मास इनटू शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2, और वो जीरो है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था तो बाद में भी वो रेस्ट पे होगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, अब आप सिंपली सॉल्व करते हैं, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका डेरिवेशन पार्ट में डील नहीं कर रहा हूं। तो सुनिए, ऐसा है भैया, कौन है, पर्सन को लग रहा है वो L लेंथ चला है ना प्लैंक पे, बट प्लैंक तो पीछे खिसक गया है ना। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से देखनी होती है कि कौन कितना मूव करा है। पर्सन L लेंथ चला है, नहीं, ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से पर्सन L माइनस एक्स लेंथ ही चला है। तो पर्सन का मास इनटू ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से पर्सन कितना आगे चला है, L माइनस एक्स, प्लस प्लैंक का मास इनटू प्लैंक की पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई है, x डिस्टेंस पीछे, तो माइनस एक्स। टोटल शिफ्टिंग जीरो होनी चाहिए थी, यहां से x निकाल लीजिए बच्चों, यहां से x की वैल्यू ml बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गई। आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेहद 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 आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है। ये इंक्लाइन प्लेन, नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन कितना पीछे खिसक जाएगा। तो सुनिए, बस ग्राउंड ऑब्जर्वर से पूछिए कि क्या हुआ है। देखिए, वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास नीचे आया होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का मोशन जरूर हुआ होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करता है, बट एक्स एक्सिस के अलोंग कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं हुआ होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या है, देखिए, मास ऑफ इंक्लाइन प्लेन इनटू इंक्लाइन प्लेन कितना मूव किया, एक्स मूव किया टुवर्ड्स राइट, प्लस ब्लॉक का मास, ब्लॉक कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव किया है, यहां से गिरा बट पहुंचा कहां, ब्लॉक पहुंचा यहां, तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया है, टोटल L माइनस एक्स। तो ब्लॉक का मास इनटू ब्लॉक पीछे को मूव किया है, तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस ऑफ L माइनस एक्स, और दिस इज टोटल जीरो। देखिए, इंक्लाइन प्लेन का मास, इंक्लाइन प्लेन एक्स डिस्टेंस आगे गया, ब्लॉक का मास, ब्लॉक स्लाइड करते करते यहां नहीं आया ना, इंक्लाइन प्लेन भी पीछे खिसक गया, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से ब्लॉक एक्स डिस्टेंस में सिर्फ L माइनस एक्स किया है, तो मास इनटू शिफ्ट इन पोजीशन प्लस मास इनटू शिफ्ट इन पोजीशन इक्वल्स टू जीरो। सेम देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि यहां पर मंकी है, मंकी का मास कैपिटल M है, बैलून का मास स्मॉल m है। मंकी रोप चढ़ गया तो बैलून कितना नीचे आएगा, सवाल सिंपल सवाल है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा मंकी बैलून पे, तो मंकी का मास इनटू ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से मंकी कितना ऊपर चढ़ गया L माइनस एक्स, प्लस बैलून का मास ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से बैलून कितना नीचे आ गया माइनस एक्स। टोटल यहां पर 0 पुट करिए। ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ना मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपसे आंसर चाहता हूं। तो ये जो लेक्चर आएगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर सेंटर ऑफ मास का, उसमें ये दो क्वेश्चन होंगे और कुछ ज़बरदस्त सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन होंगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा नेक्स्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे और आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आंसर आ रहा है, जिससे मुझे पता लगेगा कितने बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। सवाल बोल दे रहा हूँ, आपने एक बॉडी जिसका मास m है उसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद m/3 मास डिटैच होके वर्टिकली नीचे गिर गया, तो 2m/3 मास कहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। और अगला सवाल है कि ओरिजिन पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 किलो का बॉम्ब, उसके 3 टुकड़े होते हैं, 2 किलो का टुकड़ा 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भाग जाता है और 1 किलो का टुकड़ा 20 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस के अलॉन्ग भागता है। जो तीसरा टुकड़ा होगा ऑब्वियसली जिसका वजन 2 किलो होगा, उसकी वेलोसिटी कितने होने वाली है, आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर्स दूंगा और स्प्रिंग प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के साथ कुछ जबरदस्त सवाल लाऊंगा। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस पे एक चेन रखी हुई है, आपको क्या लगता है कि चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, कुछ इस टाइप के सवाल सेंटर ऑफ मास के शानदार सवाल से बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।